My dear children, most welcome to empathy classes 247। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली के सवाल। कक्षा 9th के लिए ये वीडियो है। पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कुछ संख्याओं के बारे में और पूर्णांकों के बारे में, उनसे संबंधित कुछ नियमों के बारे में बताए थे, कुछ प्रगुण के बारे में बताए थे। यदि आप पीछे की वीडियो देखे हैं, पिछली वाली वीडियो देखे हैं, तो इस प्रश्नावली के सवाल आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई असुविधा नहीं होगी। बिल्कुल आसान से प्रश्न दिए गए हैं, आराम से इन सवालों को हल कर सकते हैं। आइए शुरू कर रहे हैं, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 दिया है, लिखा है कि 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखना है। नहीं लिख पाएंगे? हम आशा करते हैं आराम से लिख सकते हैं। 20 तथा 40 के बीच, 20 तथा 40 के बीच के समस्त समधन पूर्णांकों को लिखना है। 20 के बाद क्या आएगा? 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। तो ये 20 और 40 के बीच के सभी समधन पूर्णांक हो जाएंगे, आसानी से लिख सकते हैं। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 लिखा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांकों को लिखना है। 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांकों को लिखना है। तो अभाज्य धन पूर्णांक आप जानते ही हैं, जो एक और स्वयं से करते हैं। तो 1 से 10 तक के बीच अभाज्य पूर्णांक कौन कौन होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। बस ये 1 और 10 के बीच के अभाज्य धन पूर्णांक हुए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक क्या होगा? 2a + 1, इसका क्रमानुयायी पूर्णांक बताना है। का क्रमानुयायी पूर्णांक। तो क्रमानुयायी का मतलब होता है क्रम से, क्रम का मतलब अगला पूर्णांक बताना है। क्रमानुयायी का मतलब इसका आगे का पूर्णांक बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं पूर्णांकों की विशेषता में कि पूर्णांकों में अनुक्रमण का भाव निहित होता है, यानी कोई भी पूर्णांक पिछले पूर्णांक में 1 जोड़ करके प्राप्त होता है। तो इसका क्रमानुयायी पूर्णांक क्या होगा? इसमें 1 जोड़ देंगे, 2a + 1 में 1 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 2a + 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 4 देखिए। चौथा प्रश्न दिया है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो पीछे की वीडियो में हम योगात्मक प्रतिलोम की चर्चा की है। योगात्मक प्रतिलोम बताया गया है आपको। ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 0 हो, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। -2/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका योगफल 0 होगा। जिसका योगात्मक प्रतिलोम लिखना हो उसका चिन्ह बदल दीजिए। बस 0 में से घटा देना है, इसका मतलब चिन्ह बदल देना है। माइनस है, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपका। आइए प्रश्न नंबर 5, पाँचवा प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम या गुणनात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम भी हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 होता है, एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है हमें, तो क्या करेंगे? दोनों का गुणनफल हम जानते हैं 1 होता है। तो एक संख्या मालूम है, दूसरी बतानी है, तो गुणनफल में इससे भाग दे देंगे, यानी 1/-5 हो जाएगा। -1/5, चाहे 1/-5 हो जाएगा। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं।
छठा प्रश्न क्या है, P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम बताना है। P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम आराम से लिख सकते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बस इसका चिन्ह बदल देना, इसके पहले माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये प्लस है इसके पहले माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस P बटा क्यू हो जाएगा। P माइनस क्यू का भी योगात्मक प्रतिलोम बताना है। P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम, इसके पहले माइनस लगा लेंगे, P माइनस क्यू के पहले माइनस लगा लेंगे, अर्थात ये हो जाएगा माइनस P प्लस क्यू, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Q माइनस P, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर आपका 6, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब आइए आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7, 7वां प्रश्न क्या है, जरा ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, यक्स के किस मान के लिए एक कथन दिया हुआ है, 5 गुणे कोष्टक में 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 कोष्टक के अंदर है, फिर गुणे यक्स, ये कथन सत्य है। यक्स के किस मान के लिए कहा है, ये एक कथन दिया हुआ है, 5 गुणते कोष्टक में 3 गुणे 2, अब बराबर कोष्टक के अंदर लिखा है, कोष्टक के अंदर आपका 5 गुणे 3 है, 5 गुणते 3 और फिर गुणे बाहर कोष्टक के यक्स लिखा हुआ है। ये कथन सत्य है, सत्य है तो इतना बराबर इतना है, इधर की वैल्यू इधर की वैल्यू बराबर होगी। इधर की वैल्यू देखिए कितनी है, 5 गुणे 3 गुणे 2 है, 3 दूनी 6 5 30, तो इधर भी 30 होना चाहिए, तो 5 तिहाई 15 हुआ। अब 15 में कितने का गुणा करेंगे कि 30 हो जाएगा, वही x की वैल्यू होगी, तो 5 तिहाई 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, अर्थात x की वैल्यू 30, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो x बराबर 2 के लिए यह कथन सत्य होगा। कौन सा नियम है ये, गुणन का साहचर्य प्रगुण है, गुणन का साहचर्य नियम पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप खोल करके पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 7। अब चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है। 8वां प्रश्न लिखा है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। योगात्मक प्रतिलोम को ही योज्य प्रतिलोम भी कहा जाता है। योज्य प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, ये कई चीज है। तो पूर्णांकों में कौन सा ऐसा पूर्णांक है जो खुद का योज्य प्रतिलोम होता है, तो पूर्णांकों में 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा, 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होगा। अब आइए आगे आगे चल रहे हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, 9वां प्रश्न दिया है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए संख्या a-1 इंटू a+1 सम होगी या विषम होगी। देखिए a कैसा पूर्णांक है, a एक सम पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, ये समधन पूर्णांक है। तो आपको बताना है कि a-1 इंटू a+1 ये जो संख्या होगी, ये दो गुणनफल होगा, ये सम होगा या विषम होगा, ये बताना है आपको, ये बताना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक सम पूर्णांक है ना, समधन पूर्णांक है, तो बताइए किसी भी सम पूर्णांक में से 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस करते हैं तो हमें विषम पूर्णांक मिल जाता है। जैसे कोई सम पूर्णांक है, मान लीजिए 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 5 मिलेगा जो विषम है। तो ये कौन सा पूर्णांक होगा, a-1 विषम पूर्णांक होगा। और a+1 किसी भी सम पूर्णांक में अगर 1 जोड़ा जाए तो योगफल जो मिलेगा वो विषम पूर्णांक होगा, तो ये भी विषम पूर्णांक होगा, ये विषम पूर्णांक होगा, ये विषम पूर्णांक होगा। अब दोनों विषम पूर्णांक हैं तो दोनों का गुणनफल जो होगा, विषम और विषम का जो गुणनफल होता है वो विषम ही होता है। कोई दो विषम पूर्णांक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 9 है और 11 है, दोनों का गुणा करेंगे 99 होगा जो विषम है।
तो दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल विषम पूर्णांक होता है। इसका मतलब ये संख्या जो होगी क्या होगी, विषम होगी। तो ये गुणनफल विषम होगा। ठीक है, अब इसको अगर हल करना चाहें पूरा तो ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि a एक समधन पूर्णांक है, इसलिए a-1 क्या होगा, एक विषम धन पूर्णांक होगा। विषम धन पूर्णांक a-1 विषम धन पूर्णांक होगा। तथा a+1 भी क्या होगा, ये भी एक विषम पूर्णांक ही होगा। a+1 भी एक विषम पूर्णांक होगा, दोनों ही विषम होंगे। इसलिए a-1 इंटू a+1 यानी विषम गुणे विषम, ये क्या हो जाएगा, ये एक विषम पूर्णांक होगा, यानी विषम होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 9। हम आशा करते हैं कि बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अब हम चल रहे हैं आगे, प्रश्न नंबर 10 जरा देखा जाए। प्रश्न नंबर 10 क्या है, देखिए एक बार सवाल हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग दिखाना है। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योगफल दिखाना है। तो संख्या रेखा के बारे में आप जानते ही हैं, इस पर कहीं शून्य दिखा देते हैं। आज शून्य के दाईं ओर धन पूर्णांकों को दिखाया जाता है, बाईं ओर ऋण पूर्णांकों को दिखाया जाता है। तो हमें 5 और 7 का योगफल दिखाना है, तो 5 भी दाईं तरफ होगा, 7 भी दाईं तरफ ही होगा। तो यहाँ से हम क्रमशः दिखा देते हैं धन पूर्णांकों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसी प्रकार 12। अब यहाँ से हमें 5 दिखाना है पहले, तो 0 से 5 इकाई चल के आ जाएंगे, हम 5 पर आ जाएंगे। ये आपका 5 हो गया, ये 5 मात्रक हो गया। ठीक है, फिर 5 के बाद 7 इकाई और चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 7 इकाई और चलेंगे तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ, 12 पर पहुँच जाएंगे। 11 के बाद 12 आएगा, 12 पर पहुँच जाएंगे। तो ये 7 इकाई हो गया, 5 से 12 तक 7 इकाई हो गया। अब दोनों का योग करना है, तो योग का मतलब अब 0 से लेकर के हम 12 तक, 0 से लेकर के 12 तक आ जाएंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये प्रदर्शित करेगा 5 और 7 के योगफल को, अर्थात 12 को प्रदर्शित करेगा। तो ये संख्या रेखा पर 5 और 7 का योगफल ऐसे हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य अथवा कौन से असत्य हैं। सत्य असत्य कथनों को बताना है। हम ध्यान से पहले कथन को पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले कथन को हम पढ़ रहे हैं। लिखा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन यानी गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। देखा जाए, कोई 2 अभाज्य पूर्णांक ले लीजिए, 5 एक अभाज्य पूर्णांक है, 2 भी एक अभाज्य पूर्णांक है। दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल 10 मिलेगा, जो अभाज्य नहीं है, क्या है, भाज्य है। और भी उदाहरण ले सकते हैं। 7 अभाज्य पूर्णांक है, 5 अभाज्य पूर्णांक है, दोनों का गुणा करेंगे 7 5 35, जो क्या है, भाज्य है। 35 भाज्य संख्या। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2 अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल भाज्य मिल रहा है। 2 और 3 का गुणनफल 6 होगा, जो भाज्य है। ये अभाज्य है, दोनों का गुणनफल 6 जो भाज्य है। अर्थात ये पहला कथन हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि कथन में लिखा है 2 अभाज्य धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। तो ये कथन आपका असत्य है। चलिए, पहला कथन असत्य है आपका। दूसरे कथन की बात कर रहे हैं, बी वाला कथन दिया हुआ है। देखिए 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है।
योगफल अभाज्य होता है ये बताना है। अब अभाज्य पूर्णांक कोई 2 है, अभाज्य पूर्णांक 3 है, इनका योग करेंगे 5 जो अभाज्य है। यहाँ तक तो ठीक है। और लेते हैं आगे, अभाज्य पूर्णांक 5 है, अभाज्य पूर्णांक 7 है, इनका योग करेंगे तो 12 आएगा जो क्या है, भाज्य है। भाज्य है, भाज्य है ये तो अभाज्य है लेकिन ये वाला भाज्य है। तो दो अभाज्य पूर्णांकों का योगफल, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योगफल भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है, लेकिन कथन में लिखा है सदैव अभाज्य होता है, सदैव अभाज्य होता है। तो ये कथन भी आपका असत्य है, इसका मतलब असत्य। तो ये दूसरा वाला कथन भी आपका असत्य है। अब आइए बात करते हैं तीसरे कथन की। तीसरा कथन दिया हुआ है, यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तब a प्लस b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। a और b दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो दोनों का जो योगफल होगा a प्लस b ये सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। ये बात हम आपको पिछली वीडियो में संबरक प्रगुण बताते समय बता चुके हैं कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव एक ऋण पूर्णांक होता है। ये बात हम पिछली वीडियो में संबरक प्रगुण बताते समय बता चुके हैं, यदि नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। तो ये कथन आपका सत्य होगा, सत्य है ये कथन, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 11। अब आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 बहुत ही बढ़िया सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए क्या है लिखा है, यदि a एक धन पूर्णांक है, a क्या है, a एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, a एक धन पूर्णांक है, तो दिखाना है हमें कि ये संख्या, एक संख्या हम लिख रहे हैं a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3, ये एक संख्या है। ये संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी, ये हमें दिखाना है। पूर्णतया विभाजित होगी, ये पूर्णतया विभाजित होगी, ये हमें सिद्ध करना है, ये दिखाना है। जबकि ये क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो आइए देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। पहले हम एक संख्यात्मक उदाहरण ले रहे हैं, संख्यात्मक उदाहरण लेकर के आपको समझा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई एक पूर्णांक ले लीजिए, चाहे वो समधन पूर्णांक हो चाहे विषम धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 के बाद अब इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अर्थात 4 और 5 दो क्रमागत पूर्णांक हैं, क्रमागत। यहाँ भी a और a प्लस 1 कैसे पूर्णांक है, क्रमागत पूर्णांक है। इस a प्लस 1 के बाद a प्लस 2 ही आएगा ना, क्रमागत, अगला क्रमागत पूर्णांक a प्लस 2 मिलेगा। इसके बाद a प्लस 3 मिलेगा। यानी इसमें 4 पूर्णांक हैं, 1 2 3 4, 4 पूर्णांक हैं, क्रमागत हैं। तो अब जरा इनको पहले देखिए। आइए जो संख्यात्मक हम उदाहरण ले रहे हैं, पहला पूर्णांक a की जगह हम 4 ले रहे हैं, दूसरा पूर्णांक हमारा 5 हो जाएगा। तो ये दोनों क्रमागत पूर्णांक हैं, क्रमागत पूर्णांक हैं, तो इनमें 2 से एक पूर्णांक अवश्य विभाजित होगा, 2 से अवश्य विभाजित होगा। कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक आप लीजिए, दोनों पूर्णांकों में से एक पूर्णांक 2 से अवश्य विभाजित होगा। कोई दो क्रमागत पूर्णांक लीजिए आप, जैसे 10 11 लीजिए, तो बोलिए 10 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। 14 15 लीजिए, बोलिए 14 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो कोई दो क्रमागत पूर्णांक लें, उनमें से एक पूर्णांक 2 से अवश्य विभाजित होगा। इसी प्रकार अगला पूर्णांक कितना हो जाएगा हमारा, अगला पूर्णांक कितना हो जाएगा, a प्लस 2 का मतलब 4 प्लस 2 मतलब 6, 5 के बाद 6 आ जाएगा अगला। अब ये 3 क्रमागत पूर्णांक हो गए, तो इन 3 क्रमागत पूर्णांकों में से एक पूर्णांक
3 से अवश्य विभाजित होगा, 3 से अवश्य विभाजित होगा। इसी प्रकार एक पूर्णांक और ले लें, इसके आगे वाला पूर्णांक कौन सा होगा? 7 होगा। अब 4 क्रमागत पूर्णांक हो गए, इन चारों क्रमागत पूर्णांकों में से एक पूर्णांक अवश्य 4 से विभाजित होगा। तो 2 क्रमागत पूर्णांकों में से एक 2 से विभाजित होगा, 3 क्रमागत पूर्णांकों में से एक 3 से विभाजित होगा, 4 क्रमागत पूर्णांकों में से एक 4 से अवश्य विभाजित होगा। इस प्रकार चारों पूर्णांकों का जो गुणनफल होगा, यानी चारों पूर्णांकों के गुणनफल से जो संख्या बनेगी वह हमारी संख्या 2 गुणे 3 गुणे 4 अर्थात 2 तिहाई 6 चौको 24 से अवश्य विभाजित होगी। बस यही प्रश्न है, ये आपको दिखाना है कि 24 से ये अवश्य विभाजित होगी। तो आइए दिखा दे रहे हैं। यहाँ से हम हल करना शुरू करेंगे। चूँकि ए एक धन पूर्णांक है, ए क्या है? एक धन पूर्णांक है, इसलिए a प्लस 1 क्या होगा? अगला धन पूर्णांक होगा। a प्लस 1 अगला धन पूर्णांक है, अगला धन पूर्णांक है। अब a और a प्लस 1, अब a तथा a प्लस 1 क्या है? ये दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं, 2 क्रमागत धन पूर्णांक हैं। इसलिए क्या होगा? इसलिए इनमें से एक पूर्णांक, इनमें से एक 2 से अवश्य विभाजित होगा, अवश्य विभाजित होगा। इनमें से एक 2 से अवश्य विभाजित होगा। इसी प्रकार 3 क्रमागत पूर्णांकों में, 3 क्रमागत पूर्णांकों में क्या होगा? एक 3 से अवश्य विभाजित होगा। अब हम इनको लिखेंगे नहीं, ये देखिए पहला पूर्णांक है, ये दूसरा, ये तीसरा। 3 क्रमागत पूर्णांकों में एक पूर्णांक 3 से अवश्य विभाजित होगा, 3 से, तथा इसी में चारों को ले रहे हैं, तथा 4 क्रमागत पूर्णांकों में से एक किससे? एक 4 से अवश्य विभाजित होगा, एक 4 से अवश्य विभाजित होगा। ठीक है। इस प्रकार पूरी संख्या, इतना समझ में आ गया होगा। ये ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ हम लिख देंगे इसलिए या इस प्रकार ये संख्या फिर से लिख दे रहे हैं। कौन सी संख्या? संख्या a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 किससे ये विभाजित होगी? ये विभाजित होगी 2, 3 और 4 के गुणनफल से। संख्या 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 2 तिहाई 6 चौको 24 से अवश्य विभाजित होगी, अवश्य विभाजित होगी। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें दिखाना था कि ये जो संख्या है a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 24 से विभाजित होगी। तो ये 24 से विभाजित होगी, ये सिद्ध हो गया, ये दिखा दिया गया, ये प्रूव्ड हुआ। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अवश्य समझ में आया होगा। अब आइए हम बिल्कुल देरी न करते हुए बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 13 एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। लिखा है यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है। देखिए ये सवाल है, a एक समधन पूर्णांक है, b एक विषम धन पूर्णांक है,
तब आपको बताना है, क्या बताना है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होंगी ये बताना है। संख्याएं हम लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, इसके बाद आपका ए प्लस बी है, ए गुणे बी है, ए प्लस बी है, ए गुणे बी है, और क्या है, ए इंटू ए प्लस वन है, ए इंटू ए प्लस वन है, फिर b इंटू बी प्लस वन है। इनमें से कौन कौन संख्याएं सम होंगी उनको बताना है आपको, कौन कौन सी सम होंगी। तो देखिए, आइए देखा जाए। a एक सम पूर्णांक है, b विषम है, ए स्क्वायर के बारे में बताना है, ये सम होगी कि विषम होगी। कोई सम संख्या लेकर के आप चेक कर सकते हैं। सम संख्या मान लीजिए 4 ले लीजिए, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 मिलेगा जो सम है, अर्थात सम संख्या का वर्ग सम ही होता है, इसलिए ए स्क्वायर जो होगी वो सम संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी, सम संख्या होगी या है, लिख दीजिए ए स्क्वायर सम संख्या है। अब कारण में क्या दे सकते हैं, क्योंकि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है, तो ए स्क्वायर आपकी सम संख्या हो जाएगी। बी स्क्वायर को देखिए, बी विषम है, बी विषम है तो बी का स्क्वायर सम होगा कि विषम होगा, आइए चेक कर लीजिए। कोई भी सम संख्या ले लीजिए, 3 विषम संख्या है, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 जो कि विषम है। 5 एक विषम संख्या है, जिसका वर्ग करेंगे 25 मिलेगा, 25 भी क्या है, विषम संख्या है, अर्थात विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है। तो इसका मतलब कि बी स्क्वायर कैसी संख्या होगी, ये विषम संख्या होगी। चलिए आगे चलते हैं। ए प्लस बी को देखिए, ए सम है, बी विषम है। सम और विषम का योगफल है। कोई सम संख्या ले लीजिए, जैसे 4 है, एक विषम ले लीजिए, 5 है, जोड़ेंगे आएगा 9 जो विषम है। तो जब भी आप किसी सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो योगफल सदैव विषम ही मिलेगा आपको। तो ये कैसी संख्या होगी, ये विषम संख्या होगी, ये विषम होगी। इसकी चर्चा करते हैं। ए गुणे बी कैसी संख्या होगी, ए सम है, बी विषम है। सम और विषम का गुणनफल, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे 6 है, एक विषम संख्या ले लीजिए 7, गुणा करेंगे 42। सम संख्या में किसी भी पूर्णांक का गुणा किया जाता है तो गुणनफल सम ही आता है। सम में चाहे सम का गुणा करें, चाहे सम में विषम का गुणा करें, योगफल सदैव सम ही मिलेगा। इसलिए ए गुणे बी कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो ए गुणे बी भी कैसी संख्या है, सम संख्या है, क्योंकि अब कारण यहाँ आप दिखा सकते हैं, क्योंकि सम और विषम का गुणनफल सम होता है। तो ये भी आपकी सम संख्या हो गई, ये सम संख्या हो गई। अब आइए ये देखिए, ए इंटू ए प्लस 1, ए सम है, ये सम संख्या है। ए प्लस 1 कैसी संख्या होगी, विषम होगी। किसी भी सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो विषम संख्या हमें मिल जाएगी। तो ए सम है, ए प्लस 1 विषम है, अर्थात सम और विषम का गुणनफल है। अभी यहाँ बताया कि सम और विषम का गुणनफल सम होता है, तो ये भी सम संख्या होगी। सम और विषम का गुणनफल ए इंटू ए प्लस 1 भी क्या होगी, ये भी सम संख्या है, क्योंकि सम और विषम का गुणनफल क्या होता है, सम होता है। तो ये भी आपकी सम है। इसको देखिए, बी विषम है और बी प्लस 1 सम संख्या होगी। किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ेंगे तो एक फल सम संख्या मिलेगी। तो ये विषम है, ये सम होगी। तो विषम और सम का गुणनफल ये भी सम होगा, विषम और सम का गुणनफल ये भी सम संख्या होगी। तो सम संख्याओं को ही हमें बताना था। तो उत्तर में कौन कौन हो जाएंगे, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये है। इसके बाद ए गुणे बी ये है, और ये दोनों सम नहीं हैं। सम संख्याओं को केवल लिखना है, आप उत्तर में सम संख्याओं को लिख देंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको अवश्य समझ में आया होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग वीडियो के लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं, अंतिम क्षण की ओर बढ़ रहे हैं, और प्रश्नावली के भी अब धीरे धीरे अंतिम सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। 14 के बाद एक सवाल और है आपका। प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए।
लिखा है धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। ये देखिए इसका ये पहला कथन लिखा हुआ है, 3 गुणते कोष्टक में 8 धन 7 बराबर एक कोष्टक में लिखा है 3 गुणे 8 और फिर प्लस 3 गुणे 7। तो यदि आप पीछे की वीडियो देखे होंगे, यदि देखे हैं पीछे की वीडियो, तो हम पिछली वीडियो में आपको ये बताए हैं गुणन संक्रिया का योग पर वितरित होना, अर्थात ये वितरण नियम है। वितरण में कौन सा नियम है? गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। तो हम आशा करते हैं आप आराम से लिख सकते हैं गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम, यह वितरण नियम है। ये दूसरा का खंड बी वाला खंड में लिखा है 3 प्लस कोष्टक में 5 प्लस 9, 3 प्लस कोष्टक के अंदर लिखा है 5 प्लस 9 और फिर बराबर लिखा है 3 प्लस 5 कोष्टक में और 9 को कर दिया बाहर। पीछे की वीडियो में हम आपको बताए हैं ये कौन सा नियम होगा, ये योग का साहचर्य नियम है। योग का साहचर्य नियम या योग का साहचर्य प्रगुण है, पिछली वीडियो में हम आपको बताए हैं। ये देखिए तीसरा कथन दिया हुआ है 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3, 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3। क्रम परिवर्तन है, ये क्रम बदल दिया गया है। चूंकि गुणन संक्रिया है इसलिए इसे कहा जाता है गुणन का क्रम विनिमेय नियम। गुणन का क्रम विनिमेय नियम है ये गुणन का क्रम विनिमेय नियम। जिस नियम के अंतर्गत ये सत्य है वो कौन सा नियम है? गुणन का क्रम विनिमेय नियम। अगला खंड है इसका लास्ट खंड है 3 गुणे 5 बराबर a गुणे 5, 3 गुणते 5 बराबर a गुणते 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, 3 के स्थान पर a है, यानी a के स्थान पर यहाँ 3 है। इसका मतलब a बराबर 3 हुआ। कौन सा नियम हम पांचवा और लास्ट नियम पिछली वीडियो में बताए थे? निरसन नियम। वही नियम है ये। कौन सा नियम है? निरसन नियम। निरसन नियम। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 14। अब आइए प्रश्नावली का लास्ट सवाल और साथ ही इस वीडियो का भी अंतिम सवाल होगा। प्रश्न नंबर 15 देख लिया जाए। लास्ट सवाल है, वीडियो का भी लास्ट सवाल है, प्रश्नावली का भी लास्ट सवाल है। लिखा है संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाना है। संख्या रेखा पर इनको नहीं दर्शा पाएंगे आप, -5, -2 ऐसे करके, और पूर्णांक है 2, 3, इनको दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो आप जानते हैं संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांकों को दिखाया जाता है, बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांकों को दिखाया जाता है। तो खूब आराम से इन पूर्णांकों को आप प्रदर्शित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। तो बच्चों आज की वीडियो बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।